महोदय जी और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का शुभागमन। जोरदार तालियों से, दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मौसम केंद्र लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में उन्नयन के घोषणा समारोह में यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी की ऊर्जा भरी तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आपका भी हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन दिल की गहराइयों से करते हैं। स्वागत है महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं विश्व मौसम संगठन के तृतीय उपाध्यक्ष एवं विश्व मौसम संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी का तालियों की गूंज के साथ स्वागत। स्वागत प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली डॉक्टर दुष्मंत रंजन पटनायक जी का जोरदार तालियों के साथ। स्वागत प्रमुख मौसम केंद्र लखनऊ डॉक्टर मनीष रमेश चंद्र रानालकर जी का तालियों की गूंज के साथ। राष्ट्रीय गीत के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे धर्म जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की। और अब अतिथि देवो भव के तहत स्वागत अतिथियों का खूबसूरत हरे भरे पौधों से और भारतीय परंपरा का निर्वहन करते अंग वस्त्र से। सर्वप्रथम महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी से अनुरोध कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत। सर्वप्रथम अंग वस्त्र और ये पौधा भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः महानिदेशक महोदय से अनुरोध कि कृपया हमारे बीच विशिष्ट अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये पौधा और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें आप सबकी ऊर्जा भरी तालियों के साथ। ये पौधा ताजगी का प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के डॉक्टर दुष्मंत रंजन पटनायक जी से अनुरोध कि कृपया महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी को हम सभी की ओर से अंग वस्त्र और पौधा भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रमुख मौसम केंद्र लखनऊ डॉक्टर मनीष रानालकर जी से निवेदन कि कृपया प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली डॉक्टर दुष्मंत रंजन पटनायक जी को हम सभी की ओर से ये अंग वस्त्र जो हमारी भारतीय परंपरा का वाहक है और ये पौधा भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर डी.आर. पटनायक प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, आप वर्तमान में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र के प्रमुख भी हैं तथा इससे पूर्व लंबे समय तक मुख्यालय के संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान अनुभाग प्रमुख के रूप में आपने मौसम विज्ञान विभाग के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर डी.आर. पटनायक जी से विनम्र अनुरोध कि कृपया अतिथियों का विधिवत स्वागत अपने उद्बोधन के जरिए करने की कृपा करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ।
नमस्कार। मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है और मेरे लिए एक सम्मान की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के और पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मौसम विज्ञान के महानिदेशक आदरणीय श्री मृत्युंजय महापात्र सर, मेरे लखनऊ के साथी डॉक्टर मनीष नालारकर, बाकी सभी मौसम विज्ञानी ऑफिस के जितने भी सबके भागी ले रहे हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी जितने सारे विशिष्ट अतिथि हैं और जो उपस्थित यहाँ फिजिकली भी है और जो ऑनलाइन में भी माध्यम से इस समारोह को देख रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये सभी आप सभी का गरिमामयी उपस्थिति ये एक ऐतिहासिक क्षण को और महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के आपका अभी जो होने वाला है घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, ये एक भारत मौसम विज्ञान के जो 150 साल पूरे होने के बाद ये और एक अध्याय जोड़ने वाले हैं, जो कि बहुत पहले भी बहुत सारे हमने ऐतिहासिक अचीवमेंट हासिल किया है। ये और एक अध्याय हासिल हो जाएगा उसमें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अगर आप देखेंगे तो दोनों राज्य जो है आपदाओं में बहुत सारे क्षयक्षति होता है, बहुत सारे, ये बहुत पॉपुलर स्टेट है। अगर दोनों को मिला दें लगभग 26 करोड़ जनसंख्या का देश है और सारे आपदा होता है। यहाँ पहाड़ी एरिया उत्तराखंड में है, यहाँ भी मानसून के ऊपर निर्भर करता है। आकाश से बिजली है, बारिश है, लू है, फॉग है, डेंस फॉग है, फ्लैश फ्लड है और हिमालय साइड में जाएंगे उत्तराखंड तो आपका स्नो एवेलेंच, ये सारे चीज बहुत सारे आपदे हैं। तो दैट मीन ये जो है वेदर सेंसिटिव रीजन है। तो ये जब हम बनाएंगे कि ये क्षेत्रीय मौसम विभाग, तो ये हम जो मौसम जानकारी या हम जो देने वाले हैं आपदा सूचना, उसमें बहुत सुदृढ़ होगा। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को, आप सभी को इसी महत्वपूर्ण समारोह में भागीदारी होने के लिए मैं आपका सबका कृतज्ञ हूँ और मैं पुनः आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं विश्व मौसम संगठन के तृतीय उपाध्यक्ष तथा विश्व मौसम संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, आदरणीय महानिदेशक महोदय के असाधारण दूरदर्शन नेतृत्व में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बहु जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान एवं जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किया है। बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय कि अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार आप सभी को। आज के यही पवित्र दिवस में हमारे साथ मंचासीन उत्तर प्रदेश के माननीय तथा प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित पृथ्वी मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे साथी डॉक्टर डी.आर. पटनायक, डॉक्टर मनीष नालारकर, यहाँ उपस्थित सभी सुधीवृंद, सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से हमारे कलीग्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से हमारे सभी सहकर्मियों, उपस्थित हमारे सभी प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले
मेरी तरफ से और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहां उपस्थित होकर सभा मंडन करते हुए सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिसके दिग्दर्शन में पूरी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन लगभग कुछ ना कुछ न्यू इनिशिएटिव, इनोवेशन, रिसर्च प्रोग्राम्स लिया जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइंस को सोसाइटी के साथ जोड़ने के लिए कोशिश हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को यहाँ उपस्थित रहने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथियों को हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और शुभकामनाएं। और यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जैसे आप सभी को पता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग 1875 में स्थापित हुआ था और निकट में 14 जनवरी 2025 को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी की करकमल में एक उत्सव का उद्घाटन हुआ था। 150 साल मनाने के लिए, और इस अवसर पर देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम समर्पण किए थे। जब ये कमिटी के रूप में 1875 में स्थापित हुआ था, इसको हम मीटरोलॉजिकल कमिटी बोल रहे थे और हेड ऑफ द कमिटी को मीटरोलॉजिकल रिपोर्टर बोल रहे थे। आज ये संस्थान एक ऐसे के संस्थान है जो भारत के कोण अनुकोण में इसका उपस्थित है और हर गांव में, हर व्यक्ति के पास मौसम और जलवायु की जानकारी लेकर यहाँ लोगों के पास पहुंच रहा है। ये दायित्व को निभाने के लिए हमारे पास रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर्स, स्टेट लेवल मीटरोलॉजिकल सेंटर स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमारे मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ था, मगर अभी हम हमारे माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में नए रीजनल मीटर सेंटर बना रहे हैं, जैसे कि हम हमारा सेवाओं को और त्वरान्वित कर पाएंगे, सटीक कर पाएंगे, लोगों के पास पहुंच पाएंगे। इस अवसर पर हम सभी हमारे कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री समय निकालकर यहाँ आए हैं और रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर लखनऊ की स्थापना की घोषणा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे माननीय मंत्री महोदय भी इसका उपस्थित होते हुए दिग्दर्शन देंगे। और ये जो रीजनल मीटरोलॉजी सेंटर लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जो आवश्यकता है मौसम और जलवायु के लिए, ये सभी को विस्तार रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो विजन 2047 बना हुआ है, इसको लेकर चलेंगे। मैं पुनः आप सभी को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन देता हूं और शुभकामना देता हूं। यहां आने के लिए आप सभी को कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदय। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बहुआयामी प्रगति करते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की। माननीय मंत्री महोदय के सतत प्रयासों से वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा मिशन मौसम कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 3 डॉपलर मौसम रडार समेत 2 विंड प्रोफाइलर रडार एवं अन्य उपकरणों संसाधनों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मैं बहुत ही आदर के साथ आज के विशिष्ट अतिथि माननीय
मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आपसे अनुग्रह की कृपया हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मैं बिना संकोच के ये कह सकता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ रह करके, आपका साथ मंच साझा करके, और मंच साझा करना और आपके साथ रहना सदा ही एक प्रेरणादायक अवसर रहता है। और आज भी आपने हमारे निमंत्रण पर अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर हमारे बीच रहने का निर्णय लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं हृदय की गहराइयों से विश्वास के साथ ही कह सकता हूं कि मेरे साथ दिल्ली से आए हुए सारे के सारे तमाम के तमाम साथी अत्यंत आनंदित महसूस कर रहे हैं आपकी उपस्थिति से। और ये बात इससे भी प्रमाणित होती है कि आपके होते हुए, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ हमने अनेकों कार्यक्रम भी प्रारंभ किए, बहुत सारे इनिशिएटिव भी प्रारंभ किए। वो इसलिए भी कि जिस प्रकार की सरलता और सहयोग यहाँ रहता है वो सदा हर जगह हर प्रदेश में नहीं रहता, और यही कारण है कि हम बार बार आपसे समय भी मांगते हैं और यहाँ कार्यक्रम की कोई ना कोई योजना भी बनाते रहते हैं। गत 1-1.5 वर्ष में ये तीसरी मर्तबा ऐसा हो रहा है। हमने यहाँ पर जब कैट का हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर खोला तो उसमें भी आप ही की तरफ से उसका लोकार्पण हुआ। उसके बाद एक बार पुनः आपसे समय मांगा गया। हमारे एक इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भारत का सबसे पहला लोटस गार्डन तैयार किया है, उसमें लगभग 150 स्पीशीज, वो भी एक पहल यही हुई। और आपको जानकर के खुशी होगी महाराज जी कि जब आप उस लोटस गार्डन में पधारे थे तो हमने आपको एक 108 पत्ते का नमो कमल 108 पत्ते का दिया था, और 108 पत्ते की अनेकों कॉनोटेशंस रहती हैं। और उसके बाद फिर मैंने वहां ये सुझाव दिया कि इसको सेल्फी पॉइंट बना करके इंस्टीट्यूट के गेट पर स्थापित किया जाए, और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीने के बाद चलते फिरते वो किसी ने देखा और वो अमिताभ बच्चन की करोड़पति कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, और एक महिला उससे 20 लाख रुपया भी कमा गई आपके आशीर्वाद से। तो हमें सरलता भी महसूस होती है, सहयोग भी और अपनापन भी, इसलिए बार बार हम लखनऊ की तरफ रुख करते हैं। और अभी भी आज के इस कार्यक्रम के अतिरिक्त 2 और हमारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं। एक तो हम इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क यहां पर स्थापित करने जा रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा जारी है, 3-4 बैठकें भी हुई हैं, और महाराज जी ने उसके लिए कुछ स्थान भी निर्धारित किया है, कुछ शिनाख्त किया है जगह भी। और साथ ही साथ एनसीआर दिल्ली में आईआईटी के कैंपस में क्वांटम मिशन का एक हब, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था सन 2023 में, तो उसका भी काम जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। मैं इसलिए आपके आगे ये प्रार्थना रख रहा हूं कि 2 बार फिर से आपसे हमें समय लेना पड़ेगा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का संबंध है, जैसे कि अभी डॉक्टर महापात्रा जी आपसे कह रहे थे कि मौसम विभाग को स्थापित हुए लगभग 150 वर्ष हुआ। प्रिसाइसली देखा जाए तो ये 151st ईयर है। लेकिन जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। और ये बात मैं मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, आज तर्क आधारित युग है, आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ बगल में उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम जिसका जिक्र डायरेक्टर जनरल साहब कर रहे थे, उसके तहत 50 और जुड़ने वाले हैं। यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
ताकि लोगों को हम एक एक क्षण की जानकारी दे पाए, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है कि रेडियो पर जो भविष्यवाणी की जाती थी मौसम की, उसका व्यंग किया जाता था। कहा जाता था जो रेडियो कह रहा है इसके विपरीत होगा, और रेडियो वाले भी बड़े चतुराई से कह देते थे कि आमतौर से मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन दूर दूर तक बारिश होने की भी संभावना है। तो यानी उसका अर्थ निकालना आपके विवेक पर है। लेकिन आज हमने नवकास्ट सेवा शुरू की है, आज यहां से भी शुरू करेंगे। हमने उसको पहले मुंबई से शुरू किया था, आज ये सेंटर स्थापित होने के बाद यहां से भी हो जाएगी। आप अपनी घड़ी देख करके तय कर सकते हैं कि अगले 3 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, और आपको छतरी लेकर बाहर जाना है कि नहीं जाना, ठहर के निकलना क्या। और इस तरह से विश्वसनीयता भी लोगों की बढ़ी है, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, जनसंख्या के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण ही है। ये एक बड़ी उपजाऊ भूमि है और इसको गंगा बेसिन कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहां गंगा और उसकी नदियां बहती तो है ही है, और लेकिन साथ ही साथ पूरे क्षेत्र की वर्षा का पानी ढाल के अनुसार गंगा में आकर के मिल जाता है। और इसलिए यहाँ जलवायु में भी विविधता है। यहाँ सूखा भी पड़ता है, यहाँ बाढ़ भी आती है, यहाँ तूफान भी आता है, यहाँ हीट वेव भी होती है। और जैसे डॉक्टर पटनायक कह रहे थे, यहाँ पर आईएमडी का और उसका एक सेंटर होना या उसका एक केंद्र होना अनिवार्य तो बनता ही बनता है, उसकी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका भी बन जाती है। जैसे मैं बात कर रहा था कि आजकल आंकड़ों पर आधारित तर्क रखने का युग है। आपको जानकर के हैरत होगी कि 2014 में जब ये मोदी जी की सरकार आई है, तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक डॉपलर वेदर रडार था और उत्तराखंड में 0। आज 3 लग चुके हैं और 6 और लगने वाले हैं। प्रयागराज, बरेली और देवरी में काम जारी है। जैसा मैंने कहा कि जो 65 वर्षों में ना हुआ वो हमने 12 वर्षों में उसकी भरपाई करने का प्रयास किया है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सन 2014 में 59 थे, 59, 48 जोड़ दिए, आज बढ़कर के 107 हो गए। ऑटोमेटिक रेन गॉज, आज वो जमाना है कि न केवल आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रेनफॉल का पैमाना नापते हैं, बल्कि ये भी नापते हैं कि वर्षा के एक एक बूंद का पैमाना क्या था, उसका आकार क्या था, उसका साइज क्या था। और वो रेनफॉल गॉज पहले 132 थे, बढ़ा करके 140 कर दिए गए। एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरीज केवल 3 थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और देखिए उत्तर देश भर में एयरपोर्ट की संख्या किस कदर बढ़ी है। हम 70 से बढ़कर के कहीं 170 तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में भी संख्या बढ़ी। आज एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरीज को बढ़ा करके 11 कर दिया गया। अब लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, हर जगह आईएमडी की सेवाएं वहीं पर स्थानीय तौर पर उपलब्ध है। सरफेस ऑब्जर्वेटरीज 2 पहले थी, 2 जोड़ दी गई। लाइटनिंग को लेकर के, ये बिजली के कभी कभी दुर्घटनाएं होती है, उसका एक भी यहां पर यंत्र उपलब्ध नहीं था। और आपके कार्यालय से भी सुझाव आया था, पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए आज 7 लाइटनिंग डिटेक्टर सेंसर्स उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाए हैं। यानी जो 60 साल में ना हुआ वो इन 10 सालों में हुआ है। 7 लग गए हैं और जरूरत के मुताबिक आगे भी करेंगे। जो सेंटर आज यहां स्थापित होने जा रहा है, जिसकी आपके हाथों से घोषणा, आपके हाथों से लॉन्चिंग भी होगी और आपके द्वारा घोषणा भी होगी, उसके साथ साथ उत्तराखंड को भी हम उसके अधिकार क्षेत्र में रखेंगे। उत्तराखंड में जैसे मैंने कहा कि डॉपलर वेदर रडार था ही नहीं, अभी 3 लगा दिए गए, आगे लगाने की कार्रवाई जारी है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, उत्तराखंड हालांकि बड़ा ही वल्नरेबल इलाका है, आपने देखा तो हर साल वहां ना कोई आपदा आती है। वहां मात्र 21 वेदर स्टेशन थे, आज 139 है, यानी 118 इन 10 साल में लगाए गए। वो सारे वल्नरेबल पॉइंट, चाहे वो बद्रीनाथ के हैं चाहे दूसरे पहाड़ों के हैं। एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरीज 2 से बढ़ा करके 7 कर दी गई। और चूंकि आपका सुझाव था उत्तर प्रदेश के लिए, तो हमें लगा कि चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां वहां मिलती जुलती हैं, तो आपसे क्यों लेते हुए, जहां यहां पर लाइटनिंग सेंसर हमने 7 लगाए, साथ ही साथ
उत्तराखंड में भी जहां कोई नहीं हुआ करता था वहां पर भी 3 सेंसर लगा दिए गए हैं। इन सब व्यवस्थाओं का परिणाम ये हुआ कि रीजनल वेदर फोरकास्ट भी होगा, जिला स्तर का भी होगा, नौ फोरकास्ट जो मैंने बताया कि 3 घंटे के भीतर टूरिस्ट के लिए अलग, सिटी फोरकास्ट अलग, माउंटेन फोरकास्ट अलग। तो और इस सब के परिणाम स्वरूप जो फ्लैश फ्लड्स है, जो क्लाउड बर्स्ट है, जो एवेलांच है, जो थंडर स्टॉर्म इत्यादि जैसी स्थितियां आती है, लैंडस्लाइड, उसकी घोषणा पहले से की जा सकेगी। इससे हमें कृषि क्षेत्र में भी लाभ होगा, एविएशन में भी होगा और वायु जलवायु संबंधी जो हमारा शोध रहता है उसमें भी। अब आग्रह केवल मेरा ये है आप सबके माध्यम से कि जो सूचनाएं यहां से दी जाती है उसको गंभीरता से लिया जाए। हो क्या रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आज से 15-20 वर्ष तक पहले तक हम समझते थे कि ये भविष्यवाणी तो केवल मजाक ही है। वो कह रहा है कि सूखा भी रहेगा और गर्ज के साथ छींटे भी पड़ेंगे, तो भला क्या निकालना इसका निष्कर्ष। लेकिन अभी बहुत प्रिसाइज दी जा रही है और आपके ऐप पर, आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। प्रत्येक डीएम को ये उपलब्ध करवाई जाती है और प्रत्येक पंचायत स्तर तक ये पहुंच रही है। लेकिन होता क्या है कि जैसे पिछले वर्ष भी हमारा अनुभव रहा कि जब रेड अलर्ट होता था तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि ट्रैफिक को रोक दिया जाए, स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए। जहां जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या जिला प्रशासन ने उस पर अमल किया, बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बच गई। जहां अमल नहीं हुआ वहां हुआ। कहने का तात्पर्य ये कि फोरकास्ट में कोई अभाव नहीं था, फोरकास्ट के ऊपर अमल करने में अभाव रहा। उसके लिए हम सब समाज के कर्मियों की और सब नागरिकों की जिम्मेवारी रहेगी। अभी तक देश में 7 रीजनल सेंटर थे, बल्कि 7वां भी परसों ही शुरू हुआ। पहले तो केवल 6 थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी और नागपुर। ये सारे का सारा उत्तर भारत दिल्ली से कंट्रोल होता था। लेकिन जो विस्तार हुआ उसको देख करके हमने समझा और महसूस किया कि इस सारे कार्यभार का थोड़ा सा उसका विभाजन हो, तकसीम हो, तो 3 सेंटर एक की जगह होंगे। एक जम्मू, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल देखेगा, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ के साथ के जितने भी क्षेत्र हैं वो लखनऊ से कवर किए जाएंगे। उसके लिए मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात भी हुई है। लगभग 40,000 से 50,000 स्क्वायर मीटर जमीन हमें दरकार रहेगी। वहाँ एक भव्य हम कार्यालय बनाए, इसका हेडक्वार्टर, और साथ ही साथ जो 5 डॉपलर रडार नए लगने हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ ही वहां पर स्थापित करेंगे। और एक हम विंड प्रोफाइलर रडार भी लगाने वाले हैं कि तूफान और आंधी का कैसे उसकी ऑब्जर्वेशन भी हो, उसकी सूचनाएं भी दी जा सके। उसके लिए भी हमें प्रयागराज में हमने प्रस्ताव रखा है जगह का, तो उसकी भी बातचीत चल रही है। तो जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम और भी इसमें अपनी सेवाएं और ज्यादा सुदृढ़ और आगे प्रगतिशील बनाने में सफल रहेंगे। और मुझे यकीन है कि इस रंग बदलती दुनिया में जहां मौसम के मिजाज का भी कोई भरोसा नहीं, इस नए रीजनल सेंटर के स्थापित होने के बाद ये एक हमारे सबके, आपके, हमारे जीवन में बहारों का मौसम लाएगा। इसी कामना के साथ एक बार महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। माननीय, आपके विशेष अभिभाषण के जरिए हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध, एक जोरदार तालियां बजाकर अपना अभिवादन यहां भेजें। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया मौसम केंद्र लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में उन्नयन की घोषणा का रिमोट का बटन दबाकर घोषणा करने की कृपा करें। और इसी के साथ एक फिल्म स्क्रीन पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। बहुत बहुत बधाई। The India Meteorological Department, established in 1875, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,
महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं विश्व मौसम संगठन के तृतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी, प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली डॉक्टर दुष्यंत रंजन पटनायक जी, लखनऊ मौसम केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मनीष रमेश राणालंकर जी, आज के इस समारोह में उपस्थित आईएमडी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, केंद्र और राज्य शासन से जुड़े हुए सभी अन्य विभागों के यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि जिस राज्य की आबादी स्वयं में 25 करोड़ है, उस राज्य के अंदर हम लोग पिछले मैं 7-8 वर्षों से इस बारे में अक्सर देखता था, कभी अतिवृष्टि को, कभी लाइटनिंग की घटना को, कभी अनावृष्टि की स्थिति को देख करके, और अक्सर ये सीजन होता था जब मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके विभिन्न विभागों के साथ चर्चा करके उनसे इस बारे में कहता था कि यूपी को सटीक और सही जानकारी समय पे मिले जिससे हम उसके अनुरूप रणनीति बना सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में अब लखनऊ भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक रीजनल सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये सचमुच उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को, एक नई कड़ी को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्राचीन काल से ही हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा अवश्य रही है, और जिज्ञासा थी कि मनुष्य ने जब से अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा भी उपयोग करना प्रारंभ किया होगा, उसके लिए सबसे पहले कौतूहल का विषय कुछ बना था तो मौसम की जानकारी, आकाश में चमकती हुई बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा या अन्य तमाम प्रकार की स्थितियां। इसके कई पक्ष रहे हैं। आप देखेंगे एक पक्ष था जो ऋषि मुनियों ने समय के अनुरूप, उसके अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया। आज भी आप देखते होंगे पंचांग की सटीक गणना ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रख करके की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का भी एक आधार बनता था। दूसरा, लोक कहावत और लोक परंपरा में
हम एक और चीज देखते थे। लोग क्या अनुमान करते थे, अमुक चिड़िया ये बोली बोल रही है, ये मौसम आने वाला है। इस प्रकार के जानवर के द्वारा इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, उसके यानी उसके बिहेवियर में परिवर्तन उस मौसम की पूर्व जानकारी देने का भी एक माध्यम बनता था और उसको विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों में, मुहावरों में, लोक गाथाओं में लोगों ने उसे तमाम प्रकार के उसका वर्णन करने का काम भी किया। हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती थी। पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसी का परिणाम है कि मौसम विभाग, इतना तो परिवर्तन हम लोग देखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। और मैंने इस चीज को देखा है। अभी पिछले दिनों मैंने 2 अनुभव किए। 13 मई को अचानक आपदा एक आई थी। आंधी तूफान के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी जनधन की हानि हुई। मैंने उस दिन इस बात को पूछा, मैंने उसके 2 दिन के बाद बैठक ली। मैंने कहा भाई ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या हुआ, क्यों नहीं ये काम कर रहा था? तो पता लगा नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक 4-5वें दिन जब फिर एक आपदा आई, तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था, सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे,
लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। 2 लोगों की असमय मौत हुई, उनमें से भी एक, जब पानी आया एक महिला जबरदस्ती उसमें उतरी, बह के चली गई। एक अन्य महिला, ये 2 लोगों की मौत हुई, अन्यथा जितने लोग थे सबको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने और स्थानीय नागरिकों ने उस अलर्ट के नाते भेज दिया, अन्यथा उसमें दर्जनों लोगों की मौत उसके कारण हो जाती। लेकिन उसके कारण अलर्ट करने का परिणाम क्या था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे मौसम विभाग ने सही समय पर सही जानकारी दी, परिणाम हम सबके सामने आया। हमने व्यापक जनधन की हानि को होने से वहां पे रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो लाभ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ जनपद थे जहां पे आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जिले हैं जहां पर अक्सर हम लोग देखते थे कि घटनाएं होती थी। हर वर्ष लगभग 100-150 लोगों की मौत होती थी। मुझे याद है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की घटना है। एक ही दिन में 90 लोगों की मौत प्रयागराज से लेकर के बिहार पटना के बीच में हुई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास मौत यूपी की थी और 60 के आसपास मौत बिहार की थी। मैंने तत्काल बैठक ली यहां पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भी मैंने इसके साथ जोड़ा और मैंने उनको बोला, मैंने कभी मुझे बताओ कि आखिर ये जो मौतें हो रही हैं कौन इसको रोकेगा? टेक्नोलॉजी से क्या संभव नहीं रोका जा सके? तो उन्होंने कहा संभव है, हम इस तकनीक को देने को, हमारे पास तकनीक है, हम इसके बारे में ये भी करते हैं। और आज हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का परिणाम क्या है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, जिन जिलों में हर वर्ष 100 से लेकर 150 मौतें होती थी, आज वो मौत का आंकड़ा दर्जन भर में रह गया है और समय पे अलर्ट जारी होता है। हाँ, अगर मौतें होती तो उसका कारण क्या है? लोकल स्तर पर लापरवाही। व्यक्ति ही अलर्ट नहीं है, वो जानबूझ करके बाहर जा रहा है, जानबूझ करके खुले में रह रहा है, जानबूझ करके वह अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा रहा है। और जो पहले से जानकारी दी गई है ग्राम पंचायतों को या उन लोगों को, वह न होने के कारण वह व्यक्ति इसका शिकार होता है। तो स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किस रूप में? दूसरा, मौसम चक्र बदला है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट, अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए ताकि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को हम पुनर्जीवित कर लें, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें, तो इसको सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन कम से कम आज के दिन पे मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा जब यहां पे जब रीजनल सेंटर यहां पे मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश राज्य को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य,
देश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका है। सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। देश की आबादी का हर 16वां यानी 100 में से 17वां व्यक्ति यूपी के अंदर रह रहा है, लेकिन मात्र कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है और 11% भूमि में यूपी 21% देश का खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगर समय पे हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलेगी, वर्षा की जानकारी नहीं मिलेगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अन्नदाता किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम उनको सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे। और सटीक जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि मौसम की वह जानकारी ससमय हमें प्राप्त हो सके। इसकी दिशा में किए जाने वाला प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिनका एक सकारात्मक सहयोग यूपी को बराबर प्राप्त हुआ है इन सभी मामलों में, और वे स्वयं अपना समय निकाल करके यहां पे आते हैं। आज भी वो जम्मू कश्मीर में, कल वे डोडा में थे और आज वहां से चल करके सीधे लखनऊ में इस कार्यक्रम में भाग लेकर के फिर उनको वापस जम्मू कश्मीर जाना है। यानी हिमालय से वे सीधे यहां पर आए हैं, जहां पर विंध्याचल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में हम लोग यूपी के अंदर रह रहे हैं, और यहां पे रह करके फिर उनको वापस हिमालय की तरफ वहां जाना है, अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, देश की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। और यूपी के अंदर उनका लगातार इन सभी कार्यों के लिए सहयोग मिलता है। और मैं उनसे इस बारे में जरूर अपील करूंगा कि मौसम की जानकारी हमें हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, आकाशीय बिजली या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से जो इसके अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, उसी दृष्टि से हमें बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी हमें प्राप्त हो। मैंने इस बारे में इसरो से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो हम पैसा देते हैं, लेकिन किसान के साथ साथ उसका सह किसान भी यानी बटाईदार को भी और उनके परिवार के सदस्य की भी अगर किसी ऐसी दुर्घटना में मौत होती है, किसी ऐसी आपदा की चपेट में आता है, हम उन सबको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कहीं कोई समस्या न आने पाए और उस परिवार के साथ हम खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि यहां पे बाढ़ भी आती है, हिमालय से आने वाली नदियों में बार बार बाढ़ आती है, और बाढ़ का क्रम भी ऐसे होता है कि एक बार यमुना बेसिन में आता है, एक बार गंगा बेसिन में आता है, एक बार फिर सरयू जी में आती है, फिर वही राप्ती नदी में, फिर गंडक नदी में, ये लगातार बाढ़ आती है। अलग अलग समय में इन बाढ़ के कारण भी व्यापक जनधन की हानि होती है। हम लोगों ने इसके लिए तमाम प्रयास भी किए हैं, लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है कि यूपी के अंदर मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए डॉपलर स्थापित हो रहे हैं, ये हमें जानकारी देते हैं, लेकिन अगर कोई सैटेलाइट यूपी स्पेसिफिक हो, यूपी गवर्नमेंट उसमें मदद करने को तैयार है, जो यूपी को सही समय पर सही जानकारी दे सके और इन सब की जानकारी के लिए केंद्र यूपी के अंदर बन सके। यूपी गवर्नमेंट भी उसके साथ सहयोग करने को तैयार है और हर प्रकार का सहयोग भी करेगी। साथ साथ उसमें सपोर्ट करने के साथ साथ हमें मौसम के बारे में सही जानकारी समय पे मिले। भारतीय मौसम
विज्ञान विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें समय पे जानकारी वर्तमान में देता है। मैं जो भी बैठक बुलाता हूं, क्योंकि इधर हमारी बैठकों का क्रम लगातार चलता है इस सीजन के लिए, तो उसमें मैं देखता हूं सही जानकारी वे लोग देते हैं और उसका सही लाभ यूपी को मिलता है। मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत भी किए कि कैसे हम उससे लाभान्वित होते हैं। एक तो इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा हम लोगों ने यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पे प्रयास की हैं जिनको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे प्रदेश में हम लोगों ने 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर भी 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित हम लोगों ने अब तक यूपी के अंदर हुए हैं, जिसके माध्यम से हम वर्षा की सही जानकारी, वर्षा कितनी हुई है इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में अन्नदाता किसानों को भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और ये उपकरण हमें वर्षा के बारे में, वहां के टेम्परेचर के बारे में, वहां की ह्यूमिडिटी के बारे में, वायु की गति और दिशा की रियल टाइम डाटा भी कलेक्ट करके और उसको स्टडी करने में भी हमें ये काफी हद तक ये हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, इन जनपदों में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार विभिन्न चरणों में जो स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी हमें जो रडार हैं आंधी, तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, इन सब की निगरानी करने में ये हमें उत्तर प्रदेश में मदद करेंगे। प्रदेश में लाइटनिंग के यानी आकाशीय बिजली के डिटेक्शन सेंसर लगाए गए हैं और मैंने आपको पहले बताया है कि इसके कारण हमें काफी लाभ प्राप्त होता है। भारत सरकार के भी सचेत प्लेटफॉर्म, सेल ब्रॉडकास्ट, एसएमएस अलर्ट भी हमें जो है बड़ी संख्या में मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया भी कि अभी पिछले दिनों कैसे ये एसएमएस हमें समय पे प्राप्त हुए। उसके बाद मोबाइल फोन में वहां पर लोगों को इसके बारे में सचेत करने में कैसे सहायता मिली और कैसे बड़ी संख्या में हमने सहारनपुर और अन्य जनपदों में जन धन की हानि को रोकने में उसके कारण हमें मदद मिली है। और मैं यही चाहता हूं कि ये सारी चीजें अगर आगे बढ़ती हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अपने कार्यक्रमों को और अन्नदाता किसानों को उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में काफी सुविधा होगी। और मेरा मानना है कि यूपी के अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो संभावना है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो संभावना है, वेजिटेबल उत्पादन के लिए जो संभावना है, अभी हम लोग 11% कृषि लैंड में, और एक कृषि लैंड जो हमारे पास है इसमें से 86% कृषि लैंड हमारी ऐसी है जो सिंचित है। 3 फसल हमारा अन्नदाता किसान लेता है। इसमें समय पे अगर हम जानकारी दे देंगे तो इसी कृषि भूमि में, जिसमें हम आज देश के लिए 21% खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, इसी में मेरा मानना है कि हम इसमें 35 से 36% खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य अकेले यूपी रखता है। इतनी फर्टाइल लैंड और इतना अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। केवल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इसको समयबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ा ले, और उसमें मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज के इस अवसर पर लखनऊ को एक रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मौसम विभाग के जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ उनके डीजी आए हैं, यहाँ उनसे जुड़े हुए जो भी दिल्ली से जुड़े हुए हमारे क्षेत्रीय प्रमुख हैं, अन्य साइंटिस्ट हैं, इन सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अच्छी टेक्नोलॉजी लाने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग का हो या यूपी के अंदर किसी भी प्रकार की अन्य तकनीक को लाने के लिए, या मौसम विभाग के द्वारा जो भी अन्य कार्यक्रम यूपी के अंदर लागू होंगे, उसके लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार इसके लिए पूरी मदद करने को तैयार है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। मैं एक बार फिर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का
हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।